हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो अभी न्यूज़ आई है कि ओपेक प्लस ने 2 मिलियन बैरल पर डे से प्रोडक्शन कट कर दिया है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें कैसे हो रहा है और क्यों हर कंट्री इसी चीज़ के बारे में बात कर रही है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो या पूरा कोई यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री हो। तो ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ इसी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके कंसर्न्स जता रहे हैं कि आपने प्रोडक्शन नहीं कट करना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी बात है जो हमें समझनी चाहिए ओपेक प्लस के बारे में? क्या है ये ओपेक प्लस? ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी थी और इसके कौन से मेंबर कंट्रीज़ है और इनके कोई भी डिसीजन की वजह से हमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आइए जानते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज जो जहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, मेजरली इनकी जो इकोनॉमीज है वो भी इन पे डिपेंड करती है। एंड ये 5 मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ ने मिलके एक फोरम बनाया, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहाँ से वो लोग ऑयल का प्रोडक्शन और प्राइजेस को कोऑर्डिनेटिव वे में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्म हुआ था 1960 में और उसके बाद जो नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज़ है वो बढ़ते बढ़ते कहीं पे आज 13 कंट्रीज़ के आसपास आ गए हैं। सो इनका एम क्या है? जब ऑयल एक्सपोर्ट करती है कंट्री, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, तो जब जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई भी कमोडिटी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, वैसे ही ऑयल भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा। अगर बहुत सारा सप्लाई मार्केट में आ जाता है तो ऑयल पे जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ है उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज सप्लाई अगर बढ़ जाता है तो डिमांड अगर वो स्टेबल है तो प्राइजेस कहीं पे कम हो जाएंगे, राइट? तो यही चीज़ पे कोऑर्डिनेट करके आपको जो प्रोडक्शन है वो एक कंट्रोल्ड वे में आपको बाहर निकालना है। इसी के लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। सो आज ये 13 मेंबर कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको साथ में लाके एक और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। सो इस वक्त जब 2016 में ये डिसीजन लिया गया, तब ओपेक प्लस करके एक ग्रुप बनाया गया। उसमें रशिया जैसी कंट्रीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑयल एक्सपोर्ट्स करती है, उन कंट्रीज़ को भी आपको इंक्लूड कर दिया और 10 और मेंबर कंट्रीज़ इनमें बढ़ गई। तो ओपेक प्लस आज 23 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो सिमिलर वे में ऑपरेट करती है। तो ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं? वियना में इनका एक हेडक्वार्टर है, जहाँ से इनकी सब मीटिंग्स और सब जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो यहाँ से प्लानिंग होती है और यहाँ से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ ये ऑयल का प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं सो दैट प्राइजेस ज़रा मेंटेन्ड हो, तो ये इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 40% प्लस प्रोडक्शन जो अक्रॉस द ग्लोब होता है ये कंट्रीज़ में से होता है। आप सोच सकते हो कि अगर इन कंट्रीज़ ने कलेक्टिव वे में प्रोडक्शन अचानक से कम कर दिया, वेर एज डिमांड इज़ एट द सेम लेवल, तो जो प्राइजेज है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो इन दिस वे दीज गाइज कैरी आउट देयर टारगेटेड, जो भी आपका प्राइस है वो आप मेंटेन करो। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो फिर आपके जो प्राइजेज है वो कहीं पे गिर जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया ज़्यादा तो आपके जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे। इट विल बेनिफिट these countries. It is in their interest that the oil prices maintain at a certain level, above a certain level, and that is why these countries have come together to operate in a coordinated way. So आगे जाते वक्त हम पहले ये देखते हैं कि टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसरिंग कंट्रीज कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएस, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये जो 3 कंट्रीज है वही कुछ लगभग अराउंड 40% तो ये कंट्रीज ही प्रोड्यूस कर देती है ऑयल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बट यूएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ओपेक प्लस नेशंस एंड दैट इज वाई यूएस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज क्रिंजिंग अबाउट वॉट एवर द ऑयल कट्स आर टेकिंग प्लेस। उसके वजह से यूएस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ कहीं पे वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से यूएस भी इनके अगेंस्ट आ रहा है। इन सिमिलर फैशन टॉप 10 ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है हमें ये जानने के लिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है इस प्रोडक्शन कट का या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन का या ज़्यादा प्राइजेस का, ये चीज़ किसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी वो हमें इस टेबल में पता चलेगा। एंड अगेन यूएस इज़
द टॉप कंज्यूमिंग कंट्री। तो आप ये समझो कि जब वो 11.2 बैरल्स पर मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है तो वो कंज्यूम भी 18.7 मिलियन बैरल्स करता है। तो ये जो डेफिसिट है 7 मिलियन बैरल्स का, तो ये कहीं पे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अगर 2 मिलियन बैरल्स का अगर ओपेक प्लस कट कर लेता है तो उसका इम्पैक्ट यूएस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि इंडिया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आता है। हमारी जो ऑयल कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, ऑयल कंजम्पशन का अभी जो रन रेट चल रहा है हमारा, वो बहुत ही कम है चाइना और यूएस से। बट फिर भी जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं वो कहीं पे टॉप 3 to 5 कंट्रीज को बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे तो ग्लोबली हर कंट्री को जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो इम्पैक्ट करता ही है, बट जो कंट्रीज ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रूड पे, उन कंट्रीज़ को ये पिंच ज़्यादा लगता है। तो इंडिया में जैसे 85% ऑफ द टोटल कंजम्पशन इज़ इम्पोर्टेड। तो आप ये देख सकते हो अभी अब यूएस में हम वैसे नहीं बोल सकते। यूएस जब खुद ही 11.2 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन कर रहा है तो उनका जो डिपेंडेंस है दैट इज़ लॉट लेसर इन परसेंटेज टर्म्स। जो इंपोर्ट्स पे है वो बहुत कम है, बट इंडिया का 85% इंपोर्ट होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया को कितना इम्पैक्ट होता रहेगा इन ऑयल प्राइसेस की वजह से। सो अब ओपेक एंड ओपेक प्लस ये दो अलग सेट ऑफ ग्रुप्स है, ठीक है। तो ओपेक कंट्रीज के पास आज के दिन में अगस्त का डेटा है अपने पास। तो अगस्त 22, एट द एंड ऑफ अगस्त 22, ओपेक वाज प्रोड्यूसिंग अराउंड 30% and OPEC Plus was producing around 40 plus percentage of the total production across the world, right? तो आप ये देखिए कि अगर OPEC Plus ने 2 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन कट कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? वर्ल्ड का 2% से प्रोडक्शन ही कट हो गया। अब कोई भी पूछेगा कि यार 2% से इतना थोड़ी इम्पैक्ट पड़ता है, बट आप ये समझिए कि जब क्रूड का डिमांड ही ज़्यादा है, तो डिमांड ही अगर 110 है और आप प्रोडक्शन ही अगर 100 का कर रहे हो तो पहले ही डेफिसिट आपका 10 का है, फिर ऊपर से 2% का डेफिसिट अगर और बढ़ गया तो वो जो इम्पैक्ट है ऑयल प्राइसेस पे वो तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा ना। तो इसी लॉजिक से जो प्रोडक्शन है वो हर कंट्री बोल रही है अभी, सो यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूएस हो, ये कंट्रीज बोल रही है कि आप प्रोडक्शन मत कट कीजिए टू गिव मोर फायर पावर टू द ओपेक कंट्रीज। यहाँ पे 80% ऑफ द प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ये उनके पास है। तो आप समझ सकते हो कि यार कल उठ के अगर ये कंट्रीज को, इनके पास जो रिजर्व्स है वो उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो मतलब जो पावर है इनके पास कि हम अगर ऑयल के प्राइजेस हम कैसे किस लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो 80% तो उनके पास ही है। तो वो चाहे वैसे उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर प्रोडक्ट आपके पास रिजर्व्स 80% है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं है? तो दैट इज़ द मेन सिनेरियो यहाँ पे कि वो लोग उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे जितना उनके पास रिजर्व्स है। तो इसकी वजह से उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में जो प्रोडक्शन ट्रेंड है हर रीजन वाइज हमने डिवाइड किया है। आप रीजन वाइज देख पाओगे कि मिडल ईस्ट ने उसका प्रोडक्शन कितना घटा दिया है। वाई? बिकॉज आफ्टर 2020 पैंडेमिक जो ऑयल के प्राइसेस थे वो एक टाइम ऐसा आ गया था कि फ्यूचर्स ऑलमोस्ट जीरो पे या फिर नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हो कि उसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन कट्स कितने लिए थे। सो आपके सामने ये जो चार्ट है वहाँ पे आपको इमीडिएटली दिख रहा है कि जो मिडल ईस्ट ने आफ्टर 2020 लिया है वो प्रोडक्शन कट वो कितना सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे 2019 में जो यहाँ मतलब जब स्लो डाउन आ जाता है तब रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तब ऑयल की डिमांड कम हो जाती है। जब ऑयल की डिमांड कम होगी तब प्राइजेस उसके कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको प्रोडक्शन भी कट करना पड़ता है टू मेंटेन योर ऑयल प्राइजेस। एंड इन लाइन विद दिस स्ट्रैटेजी मिडिल ईस्ट ने उसका प्रोडक्शन कट कर दिया है। वेयरएज अगर आप कंजम्पशन का ट्रेंड देखोगे तो कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो एशिया पैसिफिक में कितना बढ़ गया है इन लास्ट 2 to 3 ईयर्स, वो आप देखो। जो स्टीप इंक्रीज है दैट इज ड्यू टू चाइना, इंडिया और इनके जो ग्रोइंग जो फेज़ है, तो वो ग्रोथ के वजह से आपको जो कंजम्पशन है, जो जब भी डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसका जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप इमीडिएटली वो देख सकते हो कि कितना स्टीप इंक्रीज है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें ये एक्सपोर्ट का डेटा देखना पड़ेगा। देखो प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ बट अगर मैंने वो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ले लिया मेरे कंट्री के अंदर तो ये प्रोडक्शन का कोई मायने नहीं रखता है। बट अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो प्रोडक्शन में से एक पार्ट में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो देन दैट गिव्स मी अ बेनिफिट व्हेनेवर ऑयल प्राइसेस गो अप। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। मिडिल ईस्ट, रशिया, यूएस एंड सऊदी। तो अब हम सिर्फ पहले 4 कंट्रीज पे फोकस करते हैं। अब ये देखो
कि अगर हमने सिर्फ ओपेक कंट्रीज़ का यहाँ पे कंसीडर कर दिया तो 32.5% उनका एक्सपोर्ट्स हो रहा है। सो आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स अगर 100 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से सपोज एक्सपोर्ट्स हो रहा है 60 मिलियन बैरल्स पर डे। 60 मिलियन बैरल्स पर डे में से 32% ये तो ओपेक का ही हो गया। उसके बाद अगर मैं रशिया को ऐड कर दूँ ओपेक प्लस कंट्रीज़ में, तो इनमें इनका 40% शेयर आ जाता है, यानी 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम दीज कंट्रीज। यानी आप समझ सकते हो कि कितना इनके पास पावर आ जाता है, इसके आगे बार्गेनिंग पावर आ जाता है। तो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आपको ये समझना रहेगा कि आज यूएस, यूके और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज, ये रशिया को लेके तो आप बोल ही रहे हैं कि रशिया ने ये किया, रशिया ने वो किया, तो दीज आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आपको गैस सप्लाई आपको करना ही पड़ेगा टाइम से टाइम, और आपको क्रूड का भी सप्लाई करना चाहिए। वाई आर दीज कंट्रीज कंसर्न सो मच अबाउट इन्फ्लेशन? यानी देखो, इन्फ्लेशन तो इंडिया में भी है, इन्फ्लेशन हर कंट्री में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। बट यहाँ पे सो दीज कंट्रीज आर क्लेमिंग दैट सऊदी अरेबिया has parted with Russia and now they are planning that आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राइजेस बढ़ा दो। इसके वजह से रशिया का जो ऑयल है, जो ऑयल से इनकम आ रहा है, वो बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। और एट द सेम टाइम जो यूएस और यूके, ये जो कंट्रीज है जो प्रॉक्सी वॉर में बहुत सारी जगह और ऑन वेरियस फ्रंट्स एंगेज हो चुकी है, वो कहीं पे कहीं वीक हो जाए। तो लेट अस सी एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दीज थिंग्स। सो पहले हम आते हैं जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट यूएसए और सऊदी के रिलेशंस के बीच में। यूएसए और सऊदी का रिलेशन इज नॉट दैट सिंपल एज पीपल थिंक अबाउट इट। दैट यूएसए ने और सऊदी ने तो बीच में डील भी कर दिया था कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। फेमस फिस्ट बम जो प्रेसिडेंट ने दिया था वहाँ के किंग को, तो वो इतना फेमस हो गया था। उसके बाद ऐसा हो गया था कि ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो प्राइजेस है वो भी कहीं पे स्टेबलाइज हो जाएंगे, और जो इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड है उनको इतना इन्फ्लेशन से डील नहीं करना पड़ेगा। बट इट इज़ लॉट कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। देखिए अब यहाँ पे कैसा है, एक होता है ट्रेड डील इम्पैक्ट, जो हम बात कर रहे हैं आज की रशिया एंड सऊदी के जो रिलेशंस है वो कहीं पे आपको दिख रहा है कि वो सॉर हो रहा है, और वहाँ पे कहीं पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो जो ट्रेड डील्स होती है उनकी, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो वो कैसे होगा? तो पहले यूएस है, उसका जो डिफेंस का मेजर मार्केट है वो एक सऊदी अरेबिया से ही आता है, उनका वन ऑफ द मेजर मार्केट्स है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट जब भी यूएस करेगा तो वो कहीं पे वो कम कर देंगे। और वो अब ये भी बात चल रही है उनके कांग्रेस में कि आपको कम से कम वेपन्स आप सप्लाई करने हैं सऊदी को, सो दैट सिर्फ यूएसए के जो भी ट्रूप्स है वहाँ पे, या फिर यूएसए के जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे, सिर्फ उनको जितना प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जितने भी एम्यूनिशंस या फिर वेपन्स की ज़रूरत है, सिर्फ उतने ही आप सप्लाई करो। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आप इन्फ्लेशन खुद के कंट्री में बढ़ा रहे हो, एंड यू आर सपोर्टिंग सऊदी व्हेन दे आर कटिंग द प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम वो जो ऑयल वहाँ से ले रहे हैं सऊदी से, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग एट अ हायर कॉस्ट, बिकॉज अभी प्रोडक्शन कट होने के बाद आपका जो ऑयल के प्राइसेस है वो तो बढ़ गए। द थर्ड पॉइंट इज सऊदी इज नाउ स्टार्टिंग टू यूज इट्स ओन करेंसी फॉर ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज। देखो अब ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है। जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे वो डॉलर में ट्रेड करते थे। जब भी आपको क्रूड ट्रेड करना है डॉलर में, आपको प्राइस भी डॉलर में मिलती है। तो होता क्या है कि आप डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। यानी इवन इफ यूएसए स्टार्ट्स प्रिंटिंग मनी कंटिन्यूसली, उनकी जो डॉलर की जो डिमांड है वो कहीं पे कम नहीं हो रही है ना, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस जब जब बढ़ती है तो वो डॉलर में बढ़ती है, डॉलर की उतनी डिमांड बढ़ जाती है, तो एवरी कंट्री बाइज द फॉरेन एक्सचेंज, उतना उनका रिजर्व्स उनको बढ़ाना पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है ना कि सऊदी इज़ नाउ डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड अब बोल रहा है कि ठीक है मैं मेरे लोकल करेंसी में आप डील करता हूँ, या फिर आप जो कंज्यूमिंग कंट्री है उसके लोकल करेंसी में वो भी डील करने के लिए हम तैयार हैं। तो इससे डॉलर भी कहीं पे वीक हो जाता है। सो अब देखते हैं हम इसके डोमेस्टिक इम्पैक्ट। जो यूएसए इतना बोल रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप प्लीज़ आपका प्रोडक्शन का जो डिसीजन है वो मत लीजिए, बट उन्होंने ले लिया प्रोडक्शन कट का डिसीजन, और अब यूएसए इज़ डिसाइडिंग इट्स नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मूव। तो इनको इम्पैक्ट क्या आ रहा है? तो पहली चीज़ है इन्फ्लेशन। ये तो सबको पता है कि यूएसए का इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, एंड बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री इन्फ्लेशन एट 8% इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। एट द सेम टाइम यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे कहीं पे ये बात चल रही है कि जो पब्लिक है
and they have now started to move incline towards the Republican parties and जो एग्जिट पोल्स है या फिर जो ओपिनियंस है वो भी ऐसे ही आ रहे हैं कि द मे बी द डेमोक्रेट्स विल नाउ लूज द मेजोरिटी इन द हाउस एंड फिर यहाँ से जो 2 साल रहेंगे तो वहाँ पे कोई बिल मे बी लाया नहीं जाएगा या फिर वो कंट्रोल होगा रिपब्लिकन्स के पास से। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है वो यूएस को कहीं पे अफेक्ट होगी। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है इन्फ्लुएंस। तो आपका जो इन्फ्लुएंस है ओवर द वर्ल्ड एज अ सुपर पावर वो कहीं पे कम हो रहा है, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो आपने बोला था कि आप यूक्रेन को मदद करोगे, आप उसको कहीं तबाही में आप जाने नहीं दोगे, तो वो बहुत सारे प्रोमिसेस थे एंड दोज प्रोमिसेस आर नाउ बीइंग ओवर पावर्ड एंड यूरोप भी कहीं पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सहन कर रहा है इस वॉर का, जो प्रॉक्सी वॉर भी चल रहा है रशिया यूएस का। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन पे आ रहा है एंड एवरी स्मॉल कंट्री इज नाउ लुकिंग एट सम अल्टरनेटिव कंट्री। तो यहाँ आप बोल सकते हो यहाँ पे रशिया है या फिर चाइना है एंड इंडिया इज़ ऑल्सो राइजिंग। तो आपका इन्फ्लुएंस जो है वो टेरिटरी में बहुत बढ़ रहा है। तो और यूएसए का डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यूएसए ने बोला तो था कि आप प्रोडक्शन कट मत लो, बट उन्होंने तो ले लिया। So this is the way it is going to impact on the influence point of view. जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हायर कॉस्ट ऑफ क्रूड प्रोडक्शन। अब सीधी सी बात है कि यूएस में जब भी क्रूड प्रोडक्शन हो रहा है वो एट अ हायर कॉस्ट हो रहा है। इसी पॉइंट के वजह से यूएस बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। जब आपकी जो खुद की प्रोडक्शन, आपके पास रिजर्व्स हैं, तो आप आपके रिजर्व्स में से प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एंड सऊदी का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बैरल, वो बहुत कम है। तो जो फिजिबिलिटी है ना वो यूएस को बिल्कुल नहीं है। एट द सेम टाइम जो यूएस के ऑयल कंपनीज़ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है वहाँ पे, तो दे आर विलिंग कि आप जो प्राइजेस है जो आप सस्टेन लेवल पे मेंटेन रखो सो दैट हमें फिजिबल हो जाए। तो दे आर लॉबिंग फॉर दैट। सो आप समझ सकते हो कि एक पार्ट बोल रहा है, एक आपके जो स्टेक होल्डर्स है वो स्टेक होल्डर्स के एक पार्ट बोल रहा है कि यार आप प्राइजेस बढ़ने दो सो दैट इट इज़ फिजिबल फॉर अस एंड वी प्रोड्यूस इट एंड सो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है वो लॉबी करिए कि आप प्राइजेस बढ़ाओ, पब्लिक बोल रही है कि प्राइजेस कम कर दो एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ प्रेजेंट। तो इस होल सिनेरियो की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है शेल रिजर्व्स में से या फिर उनके रिजर्व्स में से जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया यूएस और सऊदी का जो इम्पैक्ट है रिलेशंस का, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब रशिया को इतना क्यों यूएसए बोल रहा है कि इसको क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो लेट अस सी एट दैट पॉइंट। सो द फर्स्ट थिंग, अगर मैं आज एक बैरल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे अगर 100 रुपीज़ मिल रहा है, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो मुझे तो बेनिफिट ही है उसमें से। तो सिमिलरली इन सिमिलर फैशन रशिया इज़ गेटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट आउट ऑफ दीज प्राइजेस, लाइक मिडल ईस्ट रशिया इज़ ऑल्सो गेटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, करेंसी का डिमांड। तो जैसे यूएस डॉलर की हमने बात की कि यूएस डॉलर की कहीं पे डिमांड कम हो जाएगी अगर सऊदी ने उसके ओन करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो इन सिमिलर फैशन जब अपने रशिया को बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो रूबल्स में ट्रेड कर रहा है। तो रूबल्स की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ गई है। रूबल की डिमांड जब बढ़ती है तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है और उसके बाद करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है एंड दैट इज़ वाई Russia is gaining more and more money out of this oil exports. And lastly, the influence. So everyone knows it's elephant in the room scenario कि रशिया का इन्फ्लुएंस जो है अब पूरे ग्लोब को दिख रहा है कहीं ना कहीं कि वो बहुत एक स्ट्रैटेजिक मूव थी, उसका इन्फ्लुएंस उसने मेंटेन किया है, उसके जो रिलेशंस है मिडिल ईस्ट में उसके वजह से इट हैज़ बीन एबल टू हैव द लास्ट लाफ आउट ऑफ दिस होल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। सो नाउ द कंक्लूडिंग पार्ट, ओपेक ये फॉर्म ही हुआ था खुद के इंटरेस्ट के लिए। अब ऑयल प्रोडक्शन और प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए ओपेक प्लस द मेंबर्स एडेड एंड नाउ दे कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड द प्राइजेस ऑफ द क्रूड ऑयल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि रशिया को कैसे बेनिफिट हो रहा है, एट द सेम टाइम आपको मिडिल ईस्ट को भी बेनिफिट ही हो रहा है, बट जो मेजर इकोनॉमीज है उनको कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। और ये सब जो चल रहा था कि सब कंट्रीज इसी के बारे में बात कर रहे थे, प्रोडक्शन के बारे में, ओपेक के बारे में, तो ये सब चीज़ यही दिस इज द क्रक्स ऑफ इट कि आपको जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इस चीज़ की वजह से। सो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए।
हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जहां से हम ये बताएंगे कि इंडिया को इसका इम्पैक्ट कैसे होगा और किस किस सेक्टर्स को इम्पैक्ट हो रहा है, एंड ये कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को एट अ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, नॉट जस्ट ऑन द माइक्रो कंज्यूमर इन्फ्लेशन की वजह से नहीं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे इसके बारे में। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट कीजिए। थैंक यू।